नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं बड़ी बहस लाइव। मैं हूं आपके साथ तुषार कौशिक। योगी सरकार ने नई आबकारी नीति जारी की है। अब इसके तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से एक लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके बाद से विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर हो गया है। क्या शराब नीति को लेकर विपक्ष अपनी सियासी नीति सुधारने में लगा है? क्या शराब पर सियासी संग्राम से विपक्ष को फायदा होगा? सत्ता के नशे के लिए विपक्ष का नीति पर सवाल क्या सही है? आज इसी बहस के लिए, इसी मुद्दे पर बहस के इर्द गिर्द हमारी आज की बहस रहेगी। उससे पहले आप एक रिपोर्ट देख लीजिए और ये नीति समझ लीजिए, दरअसल ये नीति है क्या और उस पर सियासत क्यों हो रही है, फिर हम लौट कर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नई आबकारी नीति जारी कर दी है। इसके तहत अगर आप घर में तय मात्रा से ज्यादा शराब रखना चाहते हैं तो आपको यूपी सरकार के आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना पड़ेगा और आपको 12,000 रुपए हर साल लाइसेंस के रूप में सरकार को देना होगा। यही नहीं, सरकार को 51,000 रुपए आबकारी विभाग को बतौर सिक्योरिटी देनी होगी। बिना लाइसेंस के घर में तय मात्रा से अधिक शराब रखने पर कार्रवाई की जाएगी। होम लाइसेंस के लिए ऐसे लोग ही योग्य होंगे जो पिछले 5 साल से इनकम टैक्स भरते आए हैं। लाइसेंस के लिए आवेदन के समय इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रसीद भी देनी होगी। साथ ही आवेदकों को अपने आवेदन के साथ पैन कार्ड, आधार कार्ड की कॉपी भी जमा करानी होगी। आवेदकों को इस संबंध में शपथ पत्र भी देना होगा, जिसके मुताबिक किसी भी अनधिकृत या फिर 21 साल से कम उम्र की आयु के व्यक्ति का शराब रखे जाने वाली जगह पर प्रवेश वर्जित होगा। उत्तर प्रदेश की तरफ से मान्य शराब के अलावा कोई अवैध या अनधिकृत शराब या कोई और पदार्थ नहीं रखा जाना चाहिए। यूपी सरकार की तरफ से जारी की गई नई नीति के मुताबिक देसी और अंग्रेजी शराब की फुटकर दुकानें के साथ मॉडल शॉप की लाइसेंस फीस भी महज 7.5% वृद्धि की जाएगी। तो आबकारी नीति का विरोध करने वाले लोगों को शायद इस कानून की पूरी जानकारी नहीं है। समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी किस तरह से मुख्यमंत्री योगी के इस आबकारी की नीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं, आप उनके बयानों को पहले सुनिए, फिर हम आपको आके बताएंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि उनको कानून की सही जानकारी नहीं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार कोई ना कोई ड्रामा और नाटक करने में उसको महारत हासिल है। आज उन्होंने एक मजाकिया आबकारी नीति बनाई जिसमें वो कह रहे हैं कि घर में आप शराब पिएंगे, घर में आप शराब रखेंगे तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। मैं आदित्यनाथ जी आपकी सरकार से और आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके कितने विधायक लाइसेंस लेंगे? आपके कितने मंत्री लाइसेंस लेंगे? आपके कितने अधिकारी लाइसेंस लेंगे? कितने लोग शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं? पहले इसका शपथ पत्र आप दिलवाइए, अपने मंत्रिमंडल से दिलवाइए, अपने विधायकों से दिलवाइए, अपने अधिकारियों से दिलवाइए कि वो शराब पीते हैं या नहीं पीते हैं, और अगर पीते हैं तो वो लाइसेंस लेंगे कि नहीं लेंगे, और अगर लेंगे तो उनके घर की तलाशी कौन लेगा, कौन उनके ऊपर जुर्माना लगाएगा? आपको शर्म नहीं आती? उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ में, बुलंदशहर में, मेरठ में, बागपत में, कई जिलों में लोग जहरीली शराब पी के मर गए। आप जहरीली शराब पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, आप अवैध शराब पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन आप एक ऐसी मजाकिया पॉलिसी, एक तानाशाही की पॉलिसी लेके आते हैं कि आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा शराब पीने के। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो कहते थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में शराब बंद होने वाली है। यहाँ तो उत्तर प्रदेश की सरकार उल्टा ही कर रही है। पहले शराब की फैक्ट्रियों से कमाई होती थी, एक्साइज ड्यूटी आती थी, फिर ठेकों से आती थी, ठेकों से कमाई होती थी, अब तो लोगों के घरों से कमाई करना सरकार ने शुरू कर दिया। इसके मतलब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को शराब का व्यापार ज्यादा पसंद आ गया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की। तो आपने ये दो बयान सुने, एक का आम आदमी पार्टी और दूसरा समाजवादी पार्टी। अब इन दोनों बयानों को आप सुनिए। आपने कहीं पर भी क्या इन दोनों के बयानों में इस बात को सुना कि कानून में ये जो पॉइंट है इससे हमें गुरेज है? एक आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिस तरीके की नीति है, घरों में शराब पीने के लिए लाइसेंस की क्या जरूरत। दूसरा ये बयान समाजवादी पार्टी की तरफ से है कि आप तो शराबबंदी करने वाले थे, आप लाइसेंस बांट रहे हैं। इन दोनों बयानों को अगर अलग करके देखा जाए तो इनका नीति से या कानून से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ राजनीति चमकाने का एक तरीका है।
तो आपको हम एक बार सिलसिलेवार तरीके से एक बार फिर से बता देते हैं कि ये नीति क्या है। एसीएस आबकारी संजय भूसरेड्डी का ये शानदार कदम क्यों कह रहे हैं? दरअसल यूपी की नई आबकारी नीति आई है। संजय भूसरेड्डी की एक शानदार पहल इसमें देखी गई। बड़े शहरों में घरों में शराब पिलाने के लिए लाइसेंस बेहद जरूरी है। दरअसल आजकल वक्त के साथ घरों में ही बार बनाए जाने शुरू कर दिए गए हैं, वक्त के चलन के साथ। ऐसे में उन बार को बनाने के लिए अब आपको लाइसेंस लेना होगा। बदलते वक्त में घरों के अंदर शराब पिलाने का चलन तेजी से बढ़ा है। संजय भूसरेड्डी के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले लोगों को शायद कानून की जानकारी नहीं है। आबकारी का ये नया नियम आपका बचाव करेगा, ना कि नुकसान। अगर कोई घर में शराब बड़ी मात्रा में रखना चाहता है, यानी कि बार बनाना चाहता है, तो उसके पास एक तय नियम होंगे। उन नियमों के तहत वो घर में बार बनाए, लीगल होगा और घर में वो बना सकेगा। कोई भी उसके ऊपर स्ट्राइक नहीं होगी, कोई भी वो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा, जो कि अब तक होता आया है। तो ऐसे में ये उनकी सुरक्षा के लिए लाया गया एक ट्रांसपेरेंसी, एक पारदर्शिता के लिए लाया गया एक नियम है। निजी घर में सिर्फ आप अकेले शराब पी सकते हैं। अभी के अगर कानून के हिसाब से, पुराने कानून के हिसाब से बात करें तो अकेले शराब पी सकते हैं। अगर दोस्त मेहमान आपके घर में आके शराब पीते हैं तो आपको अब लाइसेंस की जरूरत होगी, क्योंकि ज्यादा मात्रा में तब शराब की जरूरत होती है। घर में मेहमानों और दोस्तों को शराब पिलाना अपराध है, घर में शराब का स्टॉक रखना अपराध है। इसलिए घर में शराब पिलाने के लिए अब लाइसेंस लेना होगा। चलिए अब इस बहस में आगे बढ़ते हैं और आप हमारे साथ जो प्रवक्ता बीजेपी हैं दयाशंकर दुबे, आपका स्वागत। और इसके अलावा शशांक यादव पूर्व एमएलसी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं, आपका भी स्वागत। इसके अलावा ओपी सागर साहब पूर्व आईएएस हैं, वो भी हमारे साथ आपसे कुछ देर में जुड़ेंगे। और कांग्रेस से अजय वर्मा भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं शशांक यादव आपके पास आ रहा हूं। जरा मैं समझना चाहता हूं, अभी अनुराग भदौरिया आप ही की पार्टी से हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी शराबबंदी करने वाली थी, लेकिन अब वो लाइसेंस बांट रही है। ये जरा मुझे समझाइए कि गुरेज आपको किस बात से है कि बीजेपी शराबबंदी नहीं कर रही, इस बात से आपको गुरेज है? तो फिर आपकी पार्टी ने क्यों नहीं किया था? और दूसरा, अगर आपको इस बात से गुरेज है कि लाइसेंस बांट रही है, तो फिर बयानात उस पे क्यों नहीं है? हेलो, मैं सुन पा रहा हूं आपको, बोलिए। आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, मैं सुन पा रहा हूं शशांक जी, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं बस कि जो इन्होंने आज पॉलिसी जारी करी है और आपने जो हमसे काउंटर क्वेश्चन हम ही से कर लिया है, एक अजीब सा माहौल हम देख रहे हैं कि सवाल जो सरकार से होने चाहिए वो विपक्ष से किए जा रहे हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया, वो ऐसा कर रहे हैं। खैर, वो आपका अपना आउटलुक है, लेकिन मैं तो सीधे कहूंगा कि कोरोना काल में इस सरकार ने या तो कृषि क्षेत्र से अब कुछ मजबूती पाई या शराब की दुकानें खोलने से, और उसी वजह से इनको एक अल्कोहल में राजस्व की एक कोई गुंजाइश दिखाई दे रही है। तो हमारी संस्कारी पार्टी की सरकार है और वो अब घरों को भी बड़ा लीगलाइज तरीके से कि आप नहीं, ये तो पारदर्शिता बढ़ेगी ना, इससे तो ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी ना। लीटर शराब एक आदमी इंडिविजुअल 60 एक्साइज एक में रख सकता है, और उसको उन्होंने कह दिया कि साहब आप घर में अगर आप किसी मेहमान नवाजी आप नहीं कर सकते बिना लाइसेंस के। आप जो है अगर घर में किसी को बुलाना चाहते हैं, दावत देना चाहते हैं, तो ये प्रोविजंस पहले से भी थे, ऐसा नहीं है। मुझे तो कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है। सर यही तो बात है। आपने जो शुरुआत में कहा कि मेरा आउटलुक है, मैंने आपको टोका नहीं क्योंकि मैं चाहता था आप पूरी बात करें अपनी, लेकिन मेरा आउटलुक नहीं है सर। मेरा एक सीधा सा सवाल है कि अगर शराब के पूरे कारोबार में अगर आबकारी विभाग के अंदर ट्रांसपेरेंसी आती है तो ये तो एक अच्छा कदम होना चाहिए, इसमें गुरेज क्या है? नहीं, मैं ये नहीं समझ पा। मैं वही बात तो कहना चाह रहा हूं आपसे कि ये प्रोविजंस तो ऑलरेडी अवेलेबल थे, टेम्पररी लाइसेंस पहले भी मिलता था, तो मैं समझ नहीं पाया। आप टेम्पररी लाइसेंस की बात कर रहे हैं, मैं टेम्पररी लाइसेंस की बात नहीं कर रहा ना। यही तो हम कह रहे हैं कि कानून के अंदर यह कहा गया कि अब आप आराम से अपना लाइसेंस बनवाइए, आप घर के अंदर बार बनाइए, क्योंकि होता क्या है, अवैध शराब, जहरीली शराब, तस्करी शराब की, ये सब होती रही, ये तो आप भी जानते हैं। और अगर इसे रोकना है तो आपको कोई तो कानून बनाना पड़ेगा। नहीं, इसको मैं यही तो कह रहा हूं, ये प्रोविजंस पहले थे, क्या अंतर किया है ये मैं अगर पहले होते तो फिर आबकारी नीति में दोबारा लाने की जरूरत क्यों पड़ती सर? पहले होते तो हमेशा रहते ना वो। जी जी जी।
और मैं फिर आप वही कह रहे हैं चीज शराबबंदी। अगर आपको लगता है कि मौजूदा सरकार शराब में राजस्व ढूंढ रही है तो आपकी भी तो सरकार थी, आपने नहीं ढूंढा क्या? आपने उससे कमाई नहीं की? नहीं, मैं इस चीज या को ये आपकी नहीं कह रहा सरकार के हमने तो बजट जो थे वो आबकारी से नहीं चलते थे? नहीं, मैं इस चीज को नहीं कह रहा हूं। आप जो मैं कह रहा हूं उन शब्दों को आप पकड़ने की कोशिश करिए। मैंने ये कहा कि कोरोना काल में सरकार के मैं पास पीछे नहीं जा रहा, कोरोना काल में क्या हुआ उसे वहीं राजस्व छोड़ दीजिए, आज की बात कीजिए ना सर। आप लोगों की तरफ से विरोध क्यों है? मुझे सीधा ये बताइए, आपकी तरफ से विरोध क्यों है? विरोध का सीधा सीधा कारण ये है कि शराब को जिस तरीके से मुझे तो लग रहा है कि ज्यादा पॉपुलराइज होगी। एक सर आप तरफ लोग कर आप रहे हैं, ये कहते हो एक नीति आती है, एक नियम बनाए जाते हैं जो एक रेगुलर प्रोसेस होता है, आप उस पर काउंटर करते हैं, आप उसे आप कहीं ना पब्लिसाइज करते हैं। मुझे तो लगता है आप खुद उसे विज्ञापित करते हैं। बस आप स्टेट में जितने ज्यादा आप लाइसेंसेस करोगे, जितने ज्यादा आप रेगुलेशंस करोगे, उतने ही ज्यादा, क्योंकि ये कोई फ्री में है, दिस इज नॉट फॉर फ्री, कोई भी चीज फ्री नहीं आती है। जो भी लाइसेंसेस बनेंगे उनकी कोई ना कोई लाइसेंस फीस होगी। बिल्कुल। और घर के लिए कोई होगा उसकी कोई ना कोई लाइसेंस फीस होगी। घर में मेहमान नवाजी के लिए कोई ना कोई लाइसेंस फीस सर जो होगी। तो जब तक घर में जो शराब प्रीमियम शराब की पार्टी रखेगा, जो लाखों रुपए का घर में बार बनाएगा, क्या चंद हजार रुपए का लाइसेंस नहीं लग सकता? ये प्रोविजंस मैं कह रहा हूं, वही तो मैं कह रहा हूं कि एक कंपैरेटिव जो पॉलिसी आई है, जब तक, क्योंकि ये प्रोविजंस पहले से अवेलेबल थे। दयाशंकर दुबे, क्या पहले से ये तमाम नीतियां थी और आप एक बार फिर ले आए? जिस तरह से शशांक यादव कह रहे हैं कि ये तो हमारे समय में भी था, ये तो हमेशा से रहा। आप पूरी बात, इंडियन एक्साइज एक्ट है, वो कोई वो नहीं है। एक्साइज एक्ट ऑलरेडी यहां पर एग्जिस्ट था। मैं आपसे बार बार एक चीज कह रहा हूं कि किसी चीज पर कमेंट से पहले मैं जब तक दोनों चीजों का कंपैरिजन ना कर लूं तो बहुत ज्यादा पॉइंटेडली क्रिटिसिज्म नहीं हो पाता है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि जिस तरीके से गवर्नमेंट इस आबकारी नीति का प्रचार प्रसार कर रही है, उससे तो मुझे लग रहा है कि जो गवर्नमेंट की मूल पॉलिसी थी कि अल्कोहलिज्म को बढ़ावा नहीं देना है, वो बढ़ावा मिलेगा। मेरा स्टैंड ये है। ठीक है, ठीक है, जवाब दीजिए दयाशंकर। जवाब देने से पूर्व आज शाम जो गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर पूरे देशवासियों को हाथ जोड़ करके अभिवादन करते हुए मैं सबको शुभकामनाएं देता हूं, आपके चैनल को भी शुभकामनाएं देते हुए आगे बढ़ता हूं कि आपने सरकार के एक ऐसे विषय को उठाया है जिसके ऊपर हमारे ही प्रदेश के उच्च सदन के पूर्व एमएलसी विधायक शशांक भाई ने कुछ भी विषय रखा है। ये अच्छी बात है कि मैं ये नहीं कहता कि पहले कानून नहीं थे, कानून पहले थे, लेकिन समस्या एक ही तो थी शशांक भाई कि आप कानून को मानते नहीं। क्योंकि इसका एक ही वजह था, डेरा डालो घेरा डालो, पार्टी ने स्पष्ट तौर पर जहां खड़े हो गए वही कानून है और जिस जमीन पर बैठ गए वो अपनी हो गई। आप बात करिए, अब आप तथ्यों पर आते हैं हम लोग, जो क्या कानून है ये जो अभी स्टूडियो से बताया जा रहा है, आपने देखा, आपको अच्छी तरह से देखे तो कौशिक साहब क्या कह रहे हैं कि आप पीजिए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका लाइसेंस लीजिए। सरकार ने कहा कि आपका पैन भी हो, इनकम टैक्स की रसीद भी हो। क्यों हो वो भी मैं आपको उसके अंतरात्मा बताता हूं। मूल आत्मा ये है कि गरीब आदमी जब दारू लेने जाता है, हम शराब नहीं कहेंगे, दारू लेने जाता है तो वो स्पिरिट पी जाता है। दूसरी बात कि जब वो अकाउंटेबल होगा इनकम टैक्स के लिए तो उसका ध्यान जाएगा अपनी गरीबी के तरफ, थोड़ी रुकावट आएगी। अब जहां तक रही आप जैसे रईसों की बात, तो उसमें इतना है कि आपने गजल तो पहले भी सुना होगा कि महंगी हुई है शराब थोड़ी थोड़ी पिया करो। आप करते क्या हैं कि एक साथ बैठ करके सभी लोग पी लिए, उसके बाद मारपीट हो गए, मर्डर हो गए, बंदूक की फायरिंग हो गई। ये सब को रोकने का ही एक तरीका था कि लाइसेंस होना ही चाहिए। आप महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और एक लायबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी बन गई ना, एक अकाउंटेबिलिटी भी है, जिसके घर में वो लाइसेंस होगा, जिसके नाम पर लाइसेंस होगा, उसकी जिम्मेदारी भी होगी कि कोई शराब पीकर हुड़दंग ना करे, तो समाज कोई शराब पीकर बलवा ना हो वहां पर। आपको जवाब हम लेते हैं, महिलाओं को कुछ चैन मिलेगा। आप पीजिए ना, किसने मना किया है, लेकिन समाज में कह के पीजिए कि आप पीते हैं, आप शौकीन हैं, ये छुपा छुपी का गेम क्यों। और जहां तक राजस्व की बात करते हैं तो मैं एक ही चीज याद दिलाऊंगा आपको शशांक भैया
क्या आपको याद होगा ये पोटी चंदा कौन थे? पोटी चंदा 10-10 रुपए 100-100 रुपए बढ़ा करके आप ही के कार्यकाल में यानी पार्टी के कार्यकाल में बेचते थे। हम वो सब नहीं करते, वो सब हम नहीं चाहते। हम चाहते डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जाएंगे दयान शंकर जी। थोड़ा सा मैं हमारे साथ अजय वर्मा कांग्रेस से जुड़ गए और योगिता है हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी जुड़ गई हैं, उनको भी शामिल कर लेता हूं, फिर मैं आपका और डिटेल में जाऊंगा सर। साथ काम किया दयान शंकर जी, यही नहीं उन्होंने शराब, मैं डिटेल में जाऊंगा। अजय वर्मा, एक आपका रिएक्शन ले लेता हूं, फिर योगिता मैं आपके पास आ रहा हूं। फिर पर आप क्या किया उन्होंने? दयान शंकर मैं आऊंगा आपके पास। हाथ जोड़ के मैं एक लाइन कहूंगा जी कि किस तरह से पोंटी चड्ढा को आपने पूरा शराब का व्यापार दिया। उससे क्या हुआ? उनके पास ज्यादा था, वो खूब पिए, दोनों भाई आपस में लड़ भिड़ करके मर गए। आपको पता है इस चीज का? उन्होंने प्रजापति जी को घुसाया क्योंकि आपने उनको खनन दिया। प्रजापति जी क्या किए? इश्कबाजी किए और कहां चले गए? जेल के अंदर चले गए। धूमिल किसका नाम हुआ? शशांक यादव का। आप मेरे विरोधी हो लेकिन विपक्षी हो, दुश्मन नहीं हो। आपके भी भले के लिए ये नीति आई है, आपको इसे स्वागत करना चाहिए। ठीक है दयाशंकर, मैं आ रहा हूं। अजय वर्मा जी, अब मैं सुन पा रहा हूं। अजय, आप अपना रिएक्शन दीजिए। तुषार जी, सबसे पहले तो अपनी पार्टी अपनी तरफ से रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पूर्व संध्या पर। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान देश की सरकार और प्रदेश की सरकार को ज्ञान दे, बुद्धि दे, इन्हें सही काम करने की सलाह दे। शराब के ऊपर ये लिखा रहता है कि शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है, हर बोतल पे लिखा रहता है। काहे से बंद नहीं कर देते? जरूरी है क्या? जान के आप मुद्दों से भटकाने के लिए रोजगार पे नीति नहीं बनाएंगे। अच्छा जी, ये देखिए, महंगाई पर नीति नहीं बनाएंगे। आपकी सरकार में भी तो लिखा रहता था। समझ लीजिए, जो लिखा हुआ था, भारत का जन्म 2014 में, आपकी सरकार में भी तो लिखा हुआ था सर, आपने बंद क्यों नहीं किया? भारत का जन्म हमले करने के लिए बात मत कहिए। या तो आप कहिए देखिए मेरा दामन पूरा पाक साफ है, आपके दामन पर छींट है। 2014 में जन्म हुआ और यूपी का जन्म 2017 में हुआ। सुन लीजिए, आप सारी टाइम दिया तो सुनना सीखिए भाई। बोलिए बोलिए सर, सुन रहे हैं। जब आपका मौका है बोलिए। जब ये कह रहा हूं कि हर शीशी पे लिख रहा है, हमारे टाइम में तो क्या क्या लिख रहा था। क्योंकि ये मुद्दों से भटकाने के लिए प्रदेश की सरकार फेलियर है, अपराध बढ़े हुए हैं, लूट डकैती बढ़ रही है, ज्वेलर्स लूट रहे हैं, हत्याएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, और शराब पे इनका कंट्रोल नहीं है। जब शराब को बंद क्यों नहीं करते हैं? ये चाहते हैं कि अफसरशाही को और बढ़ावा मिले, क्योंकि एक तो जो चीजें बढ़ी हुई थी वो और बढ़ती चली जा रही हैं, घटने ही नहीं है। यहाँ अफसरशाही को बढ़ावा मिले, घर घर में आतंक फैले, नीति आप बनाइए, आप कमाइए। आप तो पता नहीं किस किस तरीके से कमा रहे हैं, लेकिन फासिस्टवादी ताकत है, ये फासिस्टवादी तरीके, ये तानाशाही तरीके, अघोषित कर्फ्यू लगाकर ये क्या होगा? उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में घर घर में आप कर रहे हैं। आम आदमी जो शराब भी नहीं पिएगा उसको भी फंसा देंगे अफसर, जो शराबी होंगे वो बच के निकल जाएंगे, वो सारे तरीके जानेंगे। मेरे भाई, ना करो जुल्म की दुनिया तामीर, जल जले बेशबब नहीं आते। प्रदेश की सरकार को और इनके ज्ञानवान डिग्रीधारी देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री को भगवान बुद्धि दे कि अभी तो किसानों पे अत्याचार, बेरोजगारों पे अत्याचार, छोटे व्यापारियों पे अत्याचार, पिंचर लगाओ, बुग्गी चलाओ, पान की दुकान खोलो, इंजीनियर मत बनो, डॉक्टर मत बनो, और अखबार जर्नलिस्ट मत बनो, व्यापारी मत बनो, और 4 हाथों में सत्ता। क्या चाहती है सरकार? ये भी 4 हाथों में सत्ता देना चाहती है प्रदेश की शराब नीति को। ये तरीका है ये इस हिंदू प्रदेश की सरकार का, मुद्दों से डायवर्ट करो, मैं आ रहा हूं, जरा योगिता को भी शामिल कर चलाओ, योगिता मेरी आवाज पहुंच रही है? पॉलिटिकल एजेंडा है 2022 तक के चुनाव के लिए, शराब को उसमें बहाना बनाते हैं ये। योगिता आवाज पहुंच रही है मेरी आपको? जी, मेरे को आ रही है आपकी आवाज। मैं अजय लौट रहा हूं आपके पास। योगिता, एक रिएक्शन आपका। नई शराब नीति आपको जानकारी होगी, नहीं तो मैं आपको बता देता हूं। नई शराब नीति में सिंपल है कि घर में अगर आप बार बनाना चाहते हैं, शराब रखना चाहते हैं, या अपने दोस्तों मेहमानों को बुलाकर आप एक पार्टी करना चाहते हैं, तो आपको एक लाइसेंस की जरूरत होगी, जिसमें जिम्मेदारी उस लाइसेंस धारक की होगी कि अगर कुछ भी बात बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार वो होगा। आप किस तरीके से लेती है, ये किस तरीके के बदलाव लेकर आएगा? देखिए, पहले तो मुझे ये इसका पर्पस क्या है वो समझने की जरूरत है कि ये क्यों कर रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि खाली ये चीज करने से सोल्यूशन नहीं निकलेगा, दैट इज वन पार्ट ऑफ इट, इसका एक छोटा सा हिस्सा है ये।
तो उनका अंतिम गोल क्या है वो जानना जरूरी है कि क्या ये कम मैं बताता हूँ योगिता, दरअसल सरकार ये चाहती है कि एक तो अवैध और जहरीली शराब जिस तरीके से मार्केट में बिकती है तो उस पर नियंत्रण के लिए ट्रांसपेरेंसी लाई जाए, पता लगे कि किसी के घर में अगर एक जखीरा है शराब का तो वो क्यों है, क्या है, उसकी ट्रांसपेरेंसी रहनी चाहिए, क्योंकि घरों में अगर शराब है तो एक लाइसेंस वाला ही रख पाएगा, निश्चित सीमा में रख पाएगा। दूसरा कि जो भी लोग घर में शराब रखें उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, जिससे कि किसी भी तरीके की घर के अंदर कोई पार्टी हो रही है तो उसकी जवाबदेही किसी की तो हो। तो तुषार, सबसे पहली जवाबदेही तो मैन्युफैक्चर की होती है, फिर जहाँ बिकती है वहां की होती है। तो घर तक तो तब पहुंचती है ना, वो तीसरी कड़ी है ट्रेन की। तो अगर आपको रोकनी है तो आपको जड़ से काम करना पड़ेगा, या तो आप पूरी तरह से पाबंदी लगा दें। अगर आपने बोला कि ठीक है उसमें जहरीली शराब ना जाए, तो आप देखिए वो तबका कौन सा आप जिसको केटर कर रहे हैं। घर में बुला के शराब और बार वही बनाता है ना जो अफोर्ड कर सकता है। यहाँ पर आप जहरीली शराब से देखिए लगातार गरीब लोग मरते हैं। तो आप मतलब मेरे हिसाब से उनकी इंटेंशन हो सकता है ठीक हो, बट उनका जरिया ठीक नहीं है। दैट इज नॉट द सोल्यूशन। सोल्यूशन बहुत ज्यादा अच्छे और बहुत महत्वपूर्ण उपलब्ध है। सबसे बड़ा सोल्यूशन तो है बैन कर दीजिए, लाइक बिहार ने बैन की या गुजरात में भी बैन है, पर वो कदम उठाएंगे नहीं क्योंकि सबसे बड़ा राजस्व उनको शराब से आता है। तो पर आप तरीके से करिए। आपका इसका मुझे अभी तक इसका तर्क समझ नहीं आ रहा। हालांकि मैं महिला सुरक्षा के लिए काम करती हूँ, मुझे मालूम है शराब सबसे ज्यादा जिम्मेदार है महिला सुरक्षा के लिए, परंतु उसको घरों में बैन कर देना, आई थिंक घर तो सबसे सुरक्षित है। मुझे लगता है उल्टा यहाँ पे इजियर कर देना चाहिए था शराब के लिए, क्योंकि घरों में बैठकर लोग पीते हैं तो शायद थोड़ा संभल के पीते हैं। सड़क पे पियेंगे, अब लोग सड़कों पे पार्टी करेंगे और रोड एक्सीडेंट होंगे और महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करेंगे। और अभी आप लाइसेंस की बात करें, सबसे ज्यादा करप्शन लाइसेंस में होता है। अगर आप दुकान के लिए लाइसेंस लीजिए, आप घर घर में लाइसेंस होगा, देखिए करप्शन कितना बढ़ेगा। मुझे आई एम सॉरी, जो मेरी नॉलेज कह रही है मैंने आपसे शेयर किया, पर कहीं ना कहीं कंफ्यूजन है या मिसगाइडेड है ये सरकार। और इनका मुझे योगेंद्र, जो मैं सीधे पूछूंगा दयाशंकर से, दयाशंकर जिस बात का जिक्र यहाँ हुआ कि शराब एक खराब चीज है, उसे बंद क्यों नहीं किया जा सकता, शराबबंदी क्यों नहीं की जा सकती? बिहार में शराबबंदी है, दूसरे राज्यों में भी हमारी तरह कार्यकर्ता है, नेता है। ये कौन सज्जन है इतने सुंदर सुंदर शब्द बोल रहे हैं, पहले तो मैं इनको प्रणाम करूं। ये अजय वर्मा जी हैं कांग्रेस से। अजय जी, चलो इनसे उम्मीद की जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, तड़पड़ाहट है थोड़ी। अभी योगिता जी ने बोला, योगिता मैं आपको अभिवादन के साथ ये एक सवाल पूछा था आपने, क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया है योगिता जी की कुछ समय में देखा गया है कि पूरे लोग जखीरा इकट्ठा करते हैं, खुद भी उसको पीते हैं, दूसरों को भी पिलाते हैं, कोई उसके अकाउंट तो बैन कर दीजिए ना, बैन कर दीजिए। बैन पूरा नहीं हो सकता क्योंकि सुनिए, अब आप सवाल का जवाब सुनिए। अगली बातें कर रहे हैं, आग्रह है आपसे, आपको जब मत करिए, बैन करिए शराब को। बिहार में शराब बैन है और कई स्टेटों में बैन है। ये पैसा कमाने का जरिया देश की सरकार और प्रदेश की सरकार का शराब की दलाली से आप पैसा कमाना चाहते हैं। कांग्रेस ने राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया क्या? आप किसानों के ऊपर अत्याचार करते हैं, इस तरह की बात आप महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, जिसका कोई औचित्य न हो, आप देश पे अत्याचार कर रहे हैं। अघोषित कर्फ्यू लागू कर दिया आपने, 300 रुपए की शराब टैक्स लग के 10,000 की बिकती है। आप कितना पैसा कमाएंगे? लूट कर देश के व्यापारियों को। जर्मन बना दो, हिटलर बन जाओ। हिटलर तो आप बन ही गए, लिख दो ना इसको, हिंदुस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करके या तानाशाही लागू करिए। आप तो बहुमत में हैं। डबल चोला मत पहनिए, बताइए ना, बोल लिए है तो बताइए। यार आप यार के भेष में शेर मत बनिए। ओके, थैंक्स फॉर योर व्यूज। जो योगिता जी कह रही थी, मैं योगिता, आई कैन ओनली एश्योर यू वन थिंग कि जब आदमी घर में पीता है तो आप भी जानते हैं कि पारिवारिक तरीके से उसको पिया जाता है, सम्मानपूर्वक किया जाता है। क्या हम लोग उस समाज की रचना करने जा रहे हैं कि आदमी पी करके और रोड पर पड़ जाए आउट ऑफ कंट्रोल होकर के? नो, वी कैन नॉट डू दिस। जहां तक राजस्व की बात है तो हर सरकार राजस्व के लिए करती है, वो एक तरीका भी है। अभी विद्वान एमएलसी कह रहे थे कि कितने लोग शपथ पत्र देंगे। मैं औरों का तो नहीं जानता सर, लेकिन आपको जरूर मैं आश्वासन देता हूं कि मैं दयाशंकर दुबे हूं, कर्नल हूं और सेना में पीने की आदत है लोगों की, लेकिन आपको शपथ पत्र ये भी दूंगा कि आज के आगे और आज से पीछे 10 साल से मैंने नहीं पिया है। तो बिना पिए भी आदमी रह सकता है, लेकिन यदि पीना है
तो घर में घर की मर्यादा को रख करके थोड़ा पीजिए और लाइसेंसी होकर के पीजिए। इसमें दिक्कत कहाँ है? यदि हम गरीब तबके को छूट दे देते हैं कि आप दुकान से पी लीजिए, बिना इनकम टैक्स के पी लीजिए और अपने घर में रख लीजिए पाउच, वो घर बर्बाद होगा। योगिता जी, हमें आपकी मदद की आवश्यकता होगी। हो सकता है मैं अपनी बात को समझा ना पा रहा हूं। जहाँ जिस घर में जिस तबके की आप बात कर रहे हैं, पहले से ही अगर आप देखिए बर्बादी की जड़ सिर्फ शराब से है। मैं आपको खुद बता रही हूँ, इस बात के लिए हम भी बोलते हैं कि कहीं ना कहीं रेगुलेशन की जरूरत है। पर मुझे ये समझ नहीं आया, ये रेगुलेशन घर में तो अगर आप पी रहे हैं तो सभ्य तरीके से पीते, लाइसेंस में करप्शन बढ़ेगा। और आई डोंट नो ये आइडिया किसका था, ये बहुत ही मतलब कि क्या शराब इतनी जरूरी है कि आप घरों में बार बनाने के लिए लाइसेंस दें? योगिता हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ी हुई हैं, हमारे साथ दयाशंकर बीजेपी से हैं, हमारे साथ अजय वर्मा कांग्रेस नेता हैं और शशांक यादव पूर्व एमएलसी समाजवादी पार्टी से हैं। दयाशंकर, अपने बात का जवाब आप दीजिए जो योगिता ने आपसे सवाल किया था, फिर शशांक के पास चलता हूं। योगिता, मैं बड़े आग्रह करूंगा आपसे कि देखिए, जो जमीनी हालात है वो यही है कि आप कमजोर तबके में देखेंगे लोग शराब पी करके कहीं लेटे हुए मिलते हैं, उनके परिवार बर्बाद हो रहे हैं, बच्चों की चिंता नहीं है। कम से कम अब एक लाइसेंसिंग सिस्टम होगी, उसके तहत यदि उनकी इनकम इतनी नहीं है, क्योंकि आप ध्यान दीजिए शर्तों में लिखा हुआ है कि इनकम टैक्स पैन होगा, सब कुछ होगा। यदि ऐसा व्यक्ति रखेगा तो वो डरेगा। आप जहां तक बात करती है कि पूरा बंद कर दीजिए, स्वागत योग्य कदम है आपका, ये करा जा सकता है, लेकिन अभी भी हमारा उत्तर प्रदेश उस मानसिकता के लेवल पर नहीं पहुंचा है। इसका पूरा अध्ययन करके ये विचार किया गया है कि यदि पी भी जाए शराब उत्तर प्रदेश में तो उसको ध्यान रख करके पिया जाए, पीने वाले का पता हो जे कौन अपने घर में बुला के लोगों को पिला रहा है। अभी हाल की घटना आपको याद होगा, कानपुर में कोई किसी के यहाँ बैठक थी और वो लोग बैठे, पी लिया और पीने के बाद क्या हुआ, उसका मुकदमा अभी भी चल रहा है, वो अपराधी जेल के अंदर चला गया। तो मैं नहीं चाहता या हमारी पार्टी नहीं चाहती कि शराब के नाम पर कोई भी चीज हो। रही बात एक शपथ की बात आई थी, तो शपथ पत्र तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो शुद्ध रूप से शाकाहारी पार्टी है, सिवाय उनके जो एमएलसी साहब के यहाँ से कुछ लोग आ गए हैं, वो भी शपथ दे देंगे। स्वामी चिन्मयानंद भी इसी शाकाहारी पार्टी में थे, कुलदीप सेंगर भी इसी शाकाहारी पार्टी से विधायक थे, स्वामी चिन्मयानंद भी इसी शाकाहारी पार्टी से गृह मंत्री थे। कुछ लोग रह जाइए, एक सेकंड रह जाइए, 1 मिनट रहिए, आप जब बोलेंगे तो हम बीच में नहीं बोलते। क्यों आप यहाँ बैठकर सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और ये सीडी चला रहे हैं? कर्नल साहब, वो भी आप आर्मी के आदमी हैं, आप तो कह रहे हैं मैंने 10 साल से शराब आर्मी के आदमी हैं, तो हम आप पार्टी के या कांग्रेस के इस तरह से घूमते फिरते आदमी नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी से बात करते हैं और उन्हीं का जवाब दे रहे हैं। अभी मैं योगिता जी को ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, हम मांग करते हैं कि और देश की महिलाओं को, प्रदेश की महिलाओं को ये जो कानून बना है ये महिलाओं और ये सरकार जो बड़े आदमियों कुछ कैपिटलिस्टों के लिए काम कर रही है, आप गरीबों के लिए काम करिए। देखिए, आपका आदत है कि जब कुछ आपके पास बोलने के लिए तो कुछ है नहीं, जब मैं बोलूंगा तो अजय भाई जरूर बोलोगे। मुख्यमंत्री ने भी ऐसे ही किसानों का आंदोलन हुआ, वहां पहुंच की रक्षा करूंगा, लोगों ने पर्दा लगा दिया, अपराधों से बचाऊंगा, मान मर्यादा करूंगा। सारे मंत्री और एमएलए ने शपथ लेते हैं, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखनी चाहिए। सारे मंत्री सारे एमएलए शपथ लेते हैं कि हम अपराध नहीं होने देंगे, भ्रष्टाचार रोकेंगे, बलात्कार नहीं होंगे। और आपने कितनी बड़ी आबकारी नीति बनाई थी, ये पोंटी चड्ढा पार्टी जो जी रही है उत्तर प्रदेश में 7 अपराध बढ़ा, आंकड़ा बढ़ा हुआ है। अखिलेश भाई ने किया, शराब से लाखों लोग जेल चले गए इस चक्कर में, परिवारों को बर्बाद कर दिया। आप किस तरह की बात करते हो? आंखों में मिर्च डाल दी। कहने से पहले एक बार सोचा करो जो बोल क्या रहे हो। यानी आप अपना पक्ष रखिए कि क्या व्यापारी है सचमुच खराब है। यदि खराब है तो इसका विरोध करिए और आप कांग्रेसी भी विरोध करेंगे, हम उसका स्वागत करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र में ये किया जाता है। वैसे ही प्रदेश की सरकार 10,000 रुपए में बेचती है। ये तो आपको लगता है क्या करना चाहते हैं? ये सिर्फ देखिए, जाकी रही भावना जैसी आपकी भावना है, विरोध है और आप कोई गलत नहीं कर रहे। चलिए, को बदलकर टाइम पर यही हुआ प्रदेश में डिक्टेटरशिप लागू कर दीजिए और इसे डिक्टेटरशिप ग्राउंड पर कितना असर करेगा? देखिए, ये एक पूर्व आईएएस हमारे साथ ओपी सागर साहब जुड़ गए हैं, जब 84 में वो ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। दयाशंकर जी आ रहा हूं मैं, हमारे साथ ओपी सागर साहब अभी जुड़े, उनसे भी जरा तारुफ कर लेते हैं। रुकिए दुबे साहब, आपका जवाब पूरा करवाऊंगा मैं, आपको और समय दूंगा। अभी ओपी सागर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है?
जी पहुंच रही है, बिल्कुल बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। और मेरा सवाल आपसे ये है, एक नई आबकारी नीति जो आई है उसमें जिस तरीके से बदलाव करके होम लाइसेंस देने की बात की गई है, इसको आप किस तरीके से लेते हैं? आपको कितना टेक्निकल ग्राउंड पर लगता है कि ये बदलाव देगा, या जिस मंशा के साथ सरकार लेकर आ रही है उस मंशा को वो पूरा करेगा? देखिए मंशा जो भी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए शराब को आप रोक नहीं सकते, ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है और पूरी दुनिया में हर व्यक्ति जो है इसका कहीं ना कहीं से वो फेवर ही करता है। विरोधी बहुत कम लोग हैं, जो 10% या 20% विरोधी हैं, वो भी छिप के पीने में विश्वास करते हैं। तो मेरा तो ये है कि ये पॉलिसी ठीक है। और ये कि लाइसेंसिंग जब हमने आम उसमें कर रखा है, और तो फिर घर में रखने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो प्रोविजन है वो भी इसमें फिट हो जाता है, और ये ठीक रहेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है। और जो मेरे दोस्त विरोध कर रहे हैं, तो मैं यही कहना चाहूंगा कि विरोध जोड़िए और इसको कैसे ढंग से लागू किया जाए। हर जो उच्च तबका है, देखिए जो भी बात तो अब यहाँ पर संस्कारी और नॉन संस्कारी की हो रही है ना, क्योंकि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का ये कहना है कि सरकार एक संस्कारी पार्टी की है, तो ये तो शराबबंदी करे, ये तो शराब के लिए लाइसेंस कैसे दे सकती है? ये एक राजनीतिक बयानबाजी है। लेकिन सागर साहब अगर देखें सीधे तौर पर, क्या एक आबकारी विभाग जो है ये क्या ट्रांसपेरेंसी ला पाएगा? जहरीली शराब, अवैध शराब, अब शराब की तस्करी, क्या इन सब पर पाबंदी लगाने के लिए ये नई आबकारी नीति मुफीद है? देखिए जो जिनको घर में शराब रखने की जानते हैं, तो जिसपे फाइनेंशियल कैपेसिटी होगी वही रख पाएगा, और तो वो स्थिति वैसी की वैसी बनी रहेगी। उस पे तो चेक लगाना ही पड़ेगा। घटिया स्तर की शराब नहीं होनी चाहिए। जहरीली शराब इसीलिए बनती है कि सस्ती। ये आम आदमी को अगर शराब की बात करना है तो इनको अपने जो है तो कोशिश करना चाहिए कि सस्ती शराब, सही शराब जो है उपलब्ध कराएं। देसी शराब के रेट्स भी इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो जो है गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। हालांकि गरीब आदमी को शराब तब तक नहीं पीनी चाहिए जब तक कि उसकी पॉकेट अफोर्ड ना करे। अगर वो इतनी अफोर्ड कर सकती है कि घर वालों का खाना पीना करके थोड़ा पैसा बचा के वो शराब पी सकता है, उतने तक का मैं तो ये मानता हूं। लेकिन ये नहीं है कि घर बेच के और शराब पिए, तो वो गलत है। उस पर चेक लगना बहुत जरूरी है। और मैं समझता हूँ कि अगर ये जो हमारी आबकारी नीति है, ये नीति बहुत ज्यादा लोगों को इफेक्ट करेगी नहीं, तो ये लाइसेंस जो है, लेकिन इनको इसमें जो शायद मन की भावना इनकी है कि हम किसी तरीके से और जो है हम अपने लोग बढ़ाएं, और ताकि हमें और रेवेन्यू प्राप्त हो। ठीक है, शशांक जी के पास पहुंच रही है अब तक? अपना से है जी, आवाज आ रही है। अच्छी बात शशांक जी, काफी देर से आपका रेवेन्यू संपर्क टूटा हुआ था, अब आप अपनी बात रखिए, क्योंकि आप सुन रहे होंगे काफी देर से बातचीत को। नहीं, मैं कुछ भी नहीं सुन पाया। अच्छा शशांक साहब, बातचीत ये चल रही है, दयाशंकर साहब का कहना है कि ये बहुत जरूरी था, पहले भी नियम रहे होंगे लेकिन माने नहीं गए, और अब हम नए नियम लेकर आए, कड़ाई से पालन कराएंगे। और शपथ पत्र भी देंगे। नहीं, शपथ पत्र देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि हमारे हम तो हमारे यहाँ सब लोग शपथ पत्र दे देंगे, चंद वो लोग जो आपकी पार्टी से इधर आए हों जी, उनको छोड़ के। अब वो क्या कह रहे हैं, दयाशंकर भाई तो कहते रहते हैं, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि शपथ पत्र किस सिलसिले में माना जा रहा है, मैं ये भी नहीं समझ पाया। अगर इस बात पे कह रहे हैं कि साहब कौन लोग शराब पीते हैं कौन नहीं पीते हैं, तो कम से कम मैं एमएलसी हूँ और 52 साथी हैं मेरे, मैं समझता हूँ कि एक दो को अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन सारे लोग शपथ पत्र देने की स्थिति में होंगे, जहां तक जो मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। समझ ये नहीं आ रहा कि शपथ पत्र की जरूरत क्यों है। ये बहस इस बात की है ही नहीं कि शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, वो तो एक क्लियर कट मैसेज है कि शराब नहीं पीनी चाहिए। लेकिन अगर कोई पीता है तो उस पर तो आप ट्रांसपेरेंसी रख सकते हैं ना, वो तो बहस दूसरी है। और मेरा मुद्दा ही आज बहस का ये था कि जो आबकारी नीति है वो ये तय नहीं करती कि किसी को शराब पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, लेकिन अगर कोई पीता है तो उसे सही प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ना चाहिए। इससे गुरेज विपक्ष को क्यों है?
और सही प्रक्रिया उसी को मानेंगे ना कि जो पूरी दुनिया में ओपन सोसाइटी में जो प्रिवेलिंग नॉर्म्स हैं, उन्हीं को जो टाइम टेस्टिंग जो नॉर्म्स हैं, 2020 के अंदर लगभग 120 से ज्यादा मौतें जहरीली शराब से हो गई। इस नई शराब नीति में कहीं ये भी आता है कि साहब अगर किसी जनपद में नई शराब का या जहरीली शराब का इस्तेमाल हो रहा है तो वहां पर जो कंसर्न एसपी और डीएम है वहां पर उनको कम से कम जो है 3 साल चार्ज नहीं दिया जाएगा। अभी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा की शराब पूरे यूपी में बिकती है, तो टैक्सेशन को बचा के हाई टैक्सेस की जो अभी किसी साथी हमसे कुछ हल्की सी आवाज आई थी कि साहब जरूरत से ज्यादा टैक्सेस है, शराब बहुत ज्यादा महंगी है। हरियाणा से और यूपी के रेट में जमीन आसमान का अंतर है, दिल्ली से यहाँ पे रेट का अंतर है, इसलिए वहां से डुप्लीकेट शराब आती है जो कि कुछ बार वो बिना टैक्स वाली होती है, कभी उसी की आड़ में नकली शराब भी आ जाती है। तो सरकार की सिंसियरिटी तो इस पर आनी चाहिए थी कि वो नकली शराब रोकने के लिए 150 से ज्यादा मौतों का हम पिछले 1-2 सालों से जो अपने सरकार के ऊपर जो कलंक लगा हुआ है उसको रोकने का प्रयास होना चाहिए था। और इस तरह का ये सिर्फ शगुफा हम मानते हैं और इसको एक मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि केवल राजस्व पाने की एक जो भूख है उसके लिए एक नया तरीका निकाला है और बड़े अच्छे अच्छे खूबसूरत शब्दों से उस नीति को जस्टिफाई करने की कोशिश हो रही है, जिससे तो कुछ नहीं बनता। दयाशंकर जी जवाब दीजिए आप इसका। मुझे लगता है कि जो शशांक भाई बोल रहे हैं ये उनको बोलना चाहिए, क्योंकि अब विपक्ष में है। यदि वो कह दे कि नहीं नहीं बहुत अच्छी नीति है, वैसे व्यक्तिगत रूप से तो ये सज्जन व्यक्ति है, यदि ऐसा कह देंगे कि नहीं नहीं बहुत अच्छा बना है तो फिर वो विरोधी किस बात के होंगे। लेकिन 1-2 तथ्यों पर हमको नजर डालनी है। इसका मात्र उद्देश्य इतना है कि कम से कम घर के अंदर ये पिया जाए और जो पिए उनकी जानकारी प्रशासन को भी हो, ताकि कोई उदंडता हो, कोई घटना हो तो वहां भी वो पहुंच सके। इसका रिकॉर्ड होगा, मैं आपको बता देता हूँ। एक बात अभी उठी थी कि हरियाणा से आ जाता है, दूसरे राज्यों से आ जाता है। बिल्कुल सही है आपका, क्योंकि उसी के बॉर्डर से लगे हुए मेरठ में डिस्टिलरी है, रामपुर में डिस्टिलरी है, आगे बढ़ते जाएंगे तो कई डिस्टिलरी है। उससे भी कोटा पूरा नहीं होता है तो बाहर से आता है। लेकिन उसके लिए आबकारी विभाग, मुझे लगता है कि असिस्टेंट कमिश्नर लेवल के अधिकारी से लेकर डिप्टी तक के लोग, पूरा विभाग उसको कर रहा। इस वक्त बात इतनी है कि शराब जो है घर में जो घुसी पड़ी है जबरदस्ती, उसकी अकाउंटेबिलिटी हो जाए। जो व्यक्ति उसको पीने की पोजीशन में नहीं है वो व्यक्ति उसको ना खरीदे, क्योंकि उसका घर बर्बाद हो जाता है। जहरीली शराब जो 7.5 की बात उठी है, बढ़ा करके उसकी टेस्टिंग कर ली जाए, राजस्व कम आए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान हमारे लिए कीमती है। अभी ओपी सागर साहब थे लाइन पर, IAS अधिकारी हैं, सुन रहे हैं, इनका भी अनुभव है, मैंने थोड़ा बहुत समझा है चीजों को। हमने अपने कालखंड में कई जिला अधिकारी देखे हैं कि शाम को उनसे बात नहीं हो रही है, साहब बिजी हैं। क्यों बिजी है जानते हैं? क्योंकि वो इसी कामों में लिप्त हैं और किसी को पता नहीं है। कम से कम आज ऐसा हो गया कि यदि उस तरह की पार्टी करने के लिए उनको लाइसेंसिंग लेनी पड़ेगी तो ये अपने आप संख्या घटेगी और लोगों को भी पता होगा, हमारे जैसे आदमी को, कि साहब इस वक्त बिजी है, और उनको समझ करके हम दूसरे अधिकारी को पकड़ेंगे या उससे आग्रह करेंगे कि हमारी मदद करिए। ये बड़ी सोच समझ के योजना बनी है। लोगों के परिवार बर्बाद हो गए। मैं IAS अफसरों की बात कर रहा हूं, उनके घर के खुद के परिवार बर्बाद हो गए बहुत सारे के, और मैं व्यक्तिगत रूप से उनको जानता हूं। लेकिन ये जगह वो नहीं है। इस प्लेटफॉर्म पर सिर्फ ये बात होगी कि जो नीति है वो सही है या नहीं है। तो मेरा कहना यह है कि ये नीति उतनी ही सही है जितनी कभी गजल में कहा गया था कि महंगी हुई है शराब, थोड़ी थोड़ी पिया करो। अच्छा अजय वर्मा, शराबबंदी की बात उठती है और तमाम पार्टियां एक साथ होती हैं, तो पिछली पार्टियों में जैसे आपकी भी सरकार रही, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, मेरा आरोप नहीं है, मेरा एक सवाल है कि क्यों इसे नहीं रोका गया? अगर राजस्व के पीछे आज की वर्तमान सरकार पागल है तो तब की सरकारों ने क्यों इससे हो रही आमदनी को नहीं रोका? तब की सरकारें भी तो आमदनी के पीछे भाग रही थी। तुषार जी, सबसे पहले तो मैं बताऊं, ओपी सागर जी IPS ऑफिसर हैं, IAS नहीं है, DIG रहे।
थोड़ा सुधार कराइए, इस पर IAS लिखे हुए हैं, नंबर 1। दूसरा, शराब के ऊपर बात है, कांग्रेस की सरकार जब भी रही, GDP इतनी डाउन नहीं पहुंची, बेरोजगारी की दर इतनी नीचे नहीं थी, हालात ऐसे नहीं थे, भूखमरी ऐसी नहीं थी, भूखमरी की दर हम इतने उस पर नहीं थे। और जहां तक शराब का बात है, तो शराब के ऊपर राजस्व अगर आप देखते हैं, किसी फैक्ट्री में अगर आपने शराब की प्रक्रिया देखी हो तो मैं आपको समझाऊं थोड़ा सा। जो प्रोडक्शन शराब करते हैं, शराब की फैक्ट्री है, वहां से शराब एक बोतल 250 या 300 रुपए में निकलती है। 12 बोतल निकली 3000 और 3600 रुपए में। और जिस वक्त ये शराब की दुकान पे पहुंच जाती है, जहां से आम आदमी खरीदता है, आप या शशांक जी या OP सागर जी या MLC साहब या हम जो खरीदते हैं, हम लोग पीने की बात नहीं करें, खरीदने की, वहां वही शराब मिलती है 800 से 900 रुपए और 1000 रुपए की एक बोतल। तो वो 3000 की शराब 12000 में सरकार 250-500% कस्टम ड्यूटी सिस्टम लगा के इतने टैक्स तो ले रही है। लेकिन सरकार जो जितने टैक्स पहले ले रही है, आप उत्तर प्रदेश को शराबियों को चिन्हित करना चाहते हैं कि कितने अफसर, देखिए शपथ तो माननीय योगी आदित्यनाथ ने भी ली थी, गृह मंत्री चिन्मयानंद ने भी ली थी और कुलदीप सेंगर विधायक ने भी ली थी कि हम ना बलात्कार करेंगे, ना रेप करेंगे, लोकतंत्र की मर्यादाओं की रक्षा करेंगे, लोगों को व्यापार देंगे और प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे। फिर क्या हुआ शपथ लेने के बाद? तो शपथ तो मेरे भाई लोकतंत्र में सब ले सकते हैं, यहाँ प्रजातंत्र है। अब मेरा अनुरोध यह है कि आपकी 22 में चुनाव है आम, एक 24 करोड़ जनता की तरफ से इनके बीजेपी के वीर और बयानवीर और इनके प्रवक्ता और इनके झूठे नेताओं को छोड़ दीजिए। प्रदेश के सब लोग ये मांग करते हैं कि उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दीजिए ताकि हत्याएं, अपहरण, बलात्कार और सब रुके, नंबर 1। नंबर 2, 22 तक के लिए उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र को खत्म करके तानाशाही लागू कर दीजिए, फिर आप इसका भी मजा लीजिए। आपने अघोषित कर्फ्यू लगा रखा है, व्यापार खत्म, नौकरी खत्म, रोजगार खत्म, किसान खत्म, खेती खत्म, महंगाई बढ़ रही है, बिजली घट रही है, गड्ढे बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहे हैं और सरकार मस्त। तो इस 24 करोड़ का ध्यान रखिए, जिस वादे के साथ, जिस योजना के आपसे कोई बात करता है तो आप मुद्दों से भटका देते हैं। ये भी एग्जैक्टली इनका पॉलिटिकल विंडेटा है। आम आदमी की सोच को, मुद्दों को भटकाने के लिए डाइवर्ट कर रहे हैं। इनके पास किसी चीज की सारे संसाधन हैं, लेकिन ये डाइवर्ट करते हैं। और ये देश के जो तमाशा राजा हैं और उनके जो हमारे माननीय योग्य पूर्व सैनिक, हमारे प्रवक्ता महोदय बैठे हैं, कर्नल साहब ज्ञानवान व्यक्ति हैं, अनुभवी हैं। अब इनसे ये कहिए कि प्रदेश के 75 जनपदों में सबसे पहले बेरोजगारी पे ध्यान दें, ताकि लोग बुग्गी ना चलाएं, पकौड़ा ना बेचें, पान की दुकान ना खोलें, पिक्चर की दुकान ना खोलें। पढ़े लिखे लोग जो बेरोजगार हो रहे हैं तो नौकरी दिलवाइए। व्यापार जो छोटे व्यापारियों का खत्म हो रहा है उसको कैसे बढ़ाना है? GDP -7.7। ठीक है, मेरे पास समय की थोड़ी पाबंदी है। दयाशंकर जी आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं एक क्लोजिंग कमेंट लूंगा खत्म कर रहा हूँ साहब से और शशांक जी से। अजय सर, सब चीजों को आप ना करें और आप समय की पाबंदी है। दयाशंकर जी अपना जवाब ले लीजिए। रुक जाइए, आपसे आग्रह। जो कुछ भी आपने व्यक्तिगत तौर पर कही उसका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन आप एक चीज क्यों भूल जाते हैं कि गरीबी, आज जो आपको याद आ रही है कि गरीबी हटाना है, ये आदरणीय इंदिरा जी, स्वर्गीय इंदिरा जी ने, जी भारत का जन्म तो 2014 में माननीय तमाशा राजा वास्को डिगामा साहब, मोदी टैगोर, मोदी बॉस जी के अनुसार हुआ है। 2014 से पहले ना भारत था, ना रेल थी, ना बिजली थी, ना पानी था, ना सभ्यता थी, ना नागरिक थे, ना आप थे, ना संसार था। सोनिया गांधी जी की, राहुल की, प्रियंका की, जीजा के बाद योगी बाबा के आने के बाद हुआ है। ना यहाँ मेरा मानना ये है, मेरा मानना ये है कि जो ये नीति आई है, ये स्वागत योग्य कदम है। और मैं तो ये कहूंगा कि गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या के ऊपर ये प्रदेश के लिए एक सुखद भेंट है, उपहार है जो ये सरकार लेके आई है। तो आपने 2014 में भी वादा करा था 15 लाख आएंगे, लेकिन कोई शराब के नाम पर गणतंत्र दिवस ड्राई डे होता है। जो हमारे कॉमन मैन है, सामान्य नागरिक है, वो जहर पीना नहीं चाहता। ये कांग्रेसी का जमाना नहीं है, ना ही सपा का है, ना ही ये है। वो बनाएंगे 10 ट्रिलियन
बड़ी ए, चीजें तो क्लियर बड़े रखिए आप। अमीर गरीब हो जाएंगे। 22 चलिए समय मेरे पास थोड़ा पाबंद है, 22 समय की में आपको पूरी समय तरह की से हम कमी जवाब है। बहुत देंगे। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। कुल मिलाकर नई शराब नीति, नई आबकारी नीति सरकार लेकर आई है और विपक्ष उससे ये आप सवाल करना चाहता है, यानी सरकार से ये सवाल करना चाहता है कि क्या सरकार शराब को प्रमोट कर रही है। अब ये सबके अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।